हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल। अ वेरी गुड इवनिंग प्रिंस, अ वेरी गुड इवनिंग पंकज, अ वेरी गुड इवनिंग कल्पना, क्षितिज, राहुल, कल्पेश। सभी लोग जितने भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। सब कुछ क्लियर है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ना। सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना जरूरी है कि हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं। हमारा टास्क है अभी जितने भी जे एग्जामिनेशन है ना, उनमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम उनको टारगेट करने वाले हैं। यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वो सभी के सभी जूनियर इंजीनियर का टीयर 1 के लिए क्वेश्चन है। मतलब जो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं और नए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं जो आपने पहले कभी सॉल्व किए होंगे, है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं लेके आऊंगा वो नए क्वेश्चन होंगे। आपके कॉन्सेप्ट तो पुराने हैं जो आपने पढ़े हैं, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पे आपको नए देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो चलो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। सभी लोग क्या करना, यहाँ पे अपने आंसर पुट करना। ठीक है। अ वेरी गुड इवनिंग असित। चलो मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं, सभी लोग यहाँ पे क्वेश्चन को आंसर करते चलेंगे। ठीक है ना। वेरी गुड इवनिंग सोनल। देखो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखो इसको और इसको ट्राई करो, है ना। जब कभी क्वेश्चन आपसे ना बने तो ये नहीं होता कि क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है ना। हमारे पास क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से एक आंसर तो सही है। तो आपको पिक करना है कि कौन से 3 ऑप्शन गलत है। या तो ये पिक कर लो या ये पिक कर लो कि कौन सा आंसर सही है। 2 ऑप्शन हो, 2 तरीके हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपके पास है वो क्वेश्चन क्या है। द प्राइमरी करंट, आप क्वेश्चन को देखो। द प्राइमरी करंट इन अ करंट ट्रांसफॉर्मर इज डेडिकेटेड बाय। हमारा जो करंट ट्रांसफॉर्मर होता है, हमारे पास क्या होता है करंट ट्रांसफॉर्मर, उसमें जो प्राइमरी करंट होता है, कौन सी करंट, प्राइमरी करंट, उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, किससे डेडिकेट करते हैं। द सेकेंडरी बर्डन, द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, द लोड करंट, नन ऑफ दीज। इसका क्या आप लोगों को करेक्ट आंसर लगता है। इसका आप लोगों को क्या करेक्ट आंसर लगता है बताइए सभी। आप लोग के हिसाब से इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। ए, एक बार फिर से सोच लो। आपके करंट ट्रांसफॉर्मर में जो प्राइमरी करंट होती है वो किसको डिफाइन करता है, किससे डिसाइड होता है। अगर आप लोग ट्रांसफॉर्म जो करंट ट्रांसफॉर्मर है उसकी रेटिंग देखोगे ना, अगर आप लोग करंट ट्रांसफॉर्मर की, ये मान लो आपका क्या है, आप इसको ऐसा समझो, दिस इज योर लोड। ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास ये कोई लोड है। यहाँ पे आपने क्या रहा है करंट ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी। ठीक है। और यहाँ पे आप लगाते हो इसका एमीटर। ठीक है ना। तो ये जो ट्रांसफॉर्म जो प्राइमरी करंट है इन करंट ट्रांसफॉर्मर, ये करंट ट्रांसफॉर्मर है सीटी, उसकी जो प्राइमरी करंट है वो इनमें से कौन सी करंट को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज योर लोड। तो क्या बोलोगे भाई, बहुत क्लियर दिख रहा है कि जो सीटी है उसका जो प्राइमरी करंट है दैट इज रिप्रेजेंट्स द लोड करंट। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी हो जाएगा। समझ में आया सभी को। ओके वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ डीसी एमीटर। मतलब एक गैल्वेनोमीटर है, इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऑप्शन ए, अ लो रेजिस्टेंस अक्रॉस द मीटर। अक्रॉस का मतलब होता है पैरेलल। ऑप्शन बी, अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द एमीटर। ऑप्शन सी, अ प्योर इंडक्टेंस अक्रॉस द मीटर। ऑप्शन डी, अ कैपेसिटर इन सीरीज विद द एमीटर। क्वेश्चन है आपके पास कि आप कैसे एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करोगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वो भी जो एमीटर होगा वो डीसी एमीटर है, एसी एमीटर नहीं है। अरे भाई आप हमेशा याद रखना कि कोई गैल्वेनोमीटर मतलब पीएमएमसी है, उसकी अब जब रेंज बढ़ाते थे एमीटर में तो आप पैरेलल में एक स्लो रेजिस्टेंस लगाते थे, याद है आपको। आप पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगाते नहीं लगाते थे। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे है कि अगर आपको पीएमएमसी की रेंज बढ़ानी है या आपके गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, रितेश, ये हैंड रेज का ऑप्शन होता है अगर आपको कुछ बात करनी है तो। ठीक है ना। ओके चलो, तो
अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक लो रेजिस्टेंस को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है गैल्वेनोमीटर के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सभी लोग अपने आंसर जरूर देते जाएगा ना, वेरी गुड, बहुत से लोगों ने इसका आंसर ए दिया और करेक्ट आंसर है। रेजिस्टेंस ऑफ एन एक्यूरेट एमीटर इज, अगर हमारे पास एक एमीटर है और हम बोल रहे हैं कि वो एमीटर एक्यूरेट है ना, उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा। हमने ये नहीं बोला है कि जो एमीटर वो परफेक्ट है। एक्यूरेट और परफेक्ट में डिफरेंस होता है। एक्यूरेट मतलब कि अच्छा है, परफेक्ट मतलब आइडियल है। तो हमको यहाँ पे आइडियल नहीं पूछा गया, आइडियल एमीटर हमसे पूछा गया कि एक एमीटर जो कि अच्छा एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। क्यों भाई, जब रेजिस्टेंस उसका लो होगा तभी तो मैक्सिमम करंट पास करेगा, है ना। जब तभी तो मैक्सिमम करंट को बाईपास कर पाएगा। तो क्या बोलोगे भाई कि जो हमारा एक्यूरेट एमिटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लो होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वेरी गुड। सभी लोग आंसर जरूर पुट करो ना, जो आपको सही आंसर लगता है वो जरूर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं। टाइम कांस्टेंट ओनली, स्टैटिक सेंसिटिविटी एंड टाइम कांस्टेंट, स्टैटिक सेंसिटिविटी एंड डैम्पिंग कोफिशिएंट। याद रखना, डैम्पिंग कोफिशिएंट हमेशा सेकेंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। स्टैटिक सेंसिटिविटी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, अगर आपने कंट्रोल सिस्टम पढ़ा होगा तो मैं बता दूं ये चीज आपने जरूर पढ़ी होगी, जिसको हम बोलते हैं ओमेगा एन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ आपका ऑसिलेशन। ये भी आपका सेकेंड ऑर्डर के लिए होता है, तो आपका आंसर ये भी नहीं होगा। अब आपका दो ऑप्शन है, टाइम कांस्टेंट ओनली, ऑप्शन बी स्टैटिक सेंसिटिविटी एंड टाइम कांस्टेंट। तो भाई याद रखना, मैं आपको जब से, है ना, आप पीएमएमसी देख लो, आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट देख लो, सब जगह मैं बार बार सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूं। तो मतलब सेंसिटिविटी तो आपका आंसर होगा, और हमारा आंसर यहाँ पे टाइम कांस्टेंट भी होता है। क्यों, अगर आपको याद होगा कंट्रोल सिस्टम में हमने पढ़ा था ना कि जो हमारा कंट्रोल सिस्टम में फर्स्ट ऑर्डर का जो हमारा टाइम ट्रांसफर फंक्शन होता है क्या होता है, 1/s टाउ होता है, ठीक है ना। ये हमने देखा था। तो टाउ क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी बी। फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को हम लोग स्टैटिक सेंसिटिविटी एंड टाइम कांस्टेंट से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द टाइम ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, वेरी वेरी लो क्यों नहीं हो सकता, एक मिनट में चेक कर लेता हूं। वेरी लो था क्या ऑप्शन में, वेरी लो होगा यार, है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, गड़बड़ी हो गई मुझसे, मैं देख नहीं पाया। इसका आंसर हो जाएगा वेरी लो। क्या हो गया इसको, हाँ, इसका आंसर वेरी लो होगा, मैं देख नहीं पाया ना, वेरी लो होगा, बहुत कम होता है। अगर यहां पे बोलता है क्या, परफेक्ट, तो जीरो होता, परफेक्ट केस में जीरो होता। अभी एक्यूरेट बोला है तो क्या होगा, वेरी लो होगा, ठीक है, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का बताओ कि हमारे पास कोई भी एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कौन सा रिस्पॉन्स, है ना, उसका टाइम ऑफ रिस्पॉन्स डिसाइड करता है। ऐसा कौन सा यहाँ पे पैरामीटर है जो टाइम ऑफ रिस्पॉन्स को डिसाइड करता है। मतलब जैसे मान लो मेरे पास इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर 10 पे आके मान लो रुकना है। तो ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो बताएगा कि ये 10 सेकंड में यहाँ पे आएगा, 5 सेकंड में आएगा, या 2 सेकंड में आ जाएगा। मतलब ये 10 सेकंड में आने वाला, कि 5 सेकंड में आने वाला, कि 3 सेकंड में आने वाला है, इनमें से कौन सा सिस्टम ये चीज बताता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डैम्पिंग टॉर्क, वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डैम्पिंग टॉर्क, क्योंकि हमारा जब पॉइंटर जीरो पे था तो इसमें लगता है टीडी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो पॉइंटर यहां से चलना स्टार्ट करेगा। जैसे पॉइंटर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क आएगा टीसी, तो यहाँ पे टीडी टीसी बराबर फाइट होगी, तो पॉइंटर ऑसिलेट करता है ना। अब वो ऑसिलेशन को रोकने के लिए हम लोग आते हैं डैम्पिंग टॉर्क। तो अगर अच्छी डैम्पिंग लगाई तुरंत रोक रोक देगा, अगर लूज डैम्पिंग है, अच्छी डैम्पिंग नहीं है, तो टाइम लेगा सेटल होने में। तो वही चीज है ना कि टाइम जो ले रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, डैम्पिंग टॉर्क पे, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेशन ऑफ एन ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक कॉइल है और उसमें मोशन हो रहा है, ठीक है ना। तो उसमें हमारा ईएमएफ जनरेट होता है। तो ये जो फिनोमिना है वो हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एक कॉइल है, उसमें मोशन हो रहा है, तो उससे एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है हम इन चारों में कहाँ पे यूज करते हैं, थर्मोकपल नहीं, थर्मोकपल में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था।
पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांजिस्टर ये भी नहीं था, फोटोवोल्टेइक सेल ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा मूविंग कॉइल जनरेटर, या फिर आप बोलते हो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा क्या, डी। समझ में आई बात की नहीं आई? ठीक है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास डी। आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी टिक करते चलो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेंट इन अ सर्किट इज मेजर्ड यूजिंग अ 150:1 सीटी। क्या बोला गया यहाँ पे, 150:1 सीटी। इफ द ओम मीटर रीच 0.6 एम्पियर द सर्किट करेंट इज। अब इसको आप समझो कैसे करोगे, ठीक है ना। तो मतलब क्या बोला है कि जो ओम मीटर है वो कितनी करंट रीड कर रहा है यहाँ पे, 0.6। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ओम मीटर तो रेजिस्टेंस रीड करता है, ये एम्पियर में क्यों रीड कर रहा है? तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ओम मीटर कोई नया मीटर नहीं होता, ओम मीटर के अंदर हम लोग एमीटर ही यूज करते हैं, है ना। तो बेसिक कॉमन सेंस आपको पता होना चाहिए, ओम मीटर कोई नया मीटर नहीं है। ओम मीटर एक एमीटर है जिसकी स्केल को कैलिब्रेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे करंट दिया गया, मतलब यहाँ पे कैलिब्रेशन नहीं हुआ। तो 0.6 एम्पियर है, तो सर्किट करंट कितना होगा भाई, सिंपल सी बात है, 150 इंटू 0.6 कर दो, तो 15 छक्का 90, 90 एम्पियर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। वेरी गुड, वेरी गुड अभिषेक, सही आंसर है। इसका आंसर बताना, विच ऑफ दीज हैज अ मैग्नेटिक ब्रेक। चार ऑप्शन है, इनमें से इन चारों में से किसके पास मैग्नेटिक ब्रेक होता है? सर एक्सप्लेन प्लीज, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं इस क्वेश्चन को मैं। आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन था, आपको जिसको पता है इसका आंसर वो टिक करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो, आपके पास होता क्या है, मैं समझाता हूं। जैसे ये आपका लोड है, ठीक है, दिस इज योर लोड, ये आपका सीटी है, ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पे ओम मीटर लगा हुआ, ठीक है ना। ओम मीटर मतलब एमीटर, कितनी करंट, 0.6 एम्पियर, और कितना रेशियो का, 150:1। मतलब अगर यहाँ पे 150 एम्पियर करंट है तो 1 एम्पियर फ्लो होगा, तो अगर 0.6 है तो कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, तो क्या करो, डेट मल्टीप्लाई कर दो ना। मतलब जब 150 यहाँ पे फ्लो होगा तब यहाँ पे 1 एम्पियर आता है, ऐसे लिख लो। 150 पे कितना आता था, 1 एम्पियर। तो जब 0.6 है तब इतना कितना आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा, एक्स किलो निकाल लो, कितना आ जाएगा निकाल लो, 150 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 1, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 90। अब समझ में आया? दोबारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे मैग्नेटिक ब्रेक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर एनर्जी मीटर। आपने देखा होगा हम लोग वहां पे ब्रेकिंग मैग्नेट यूज करते थे ना, हम लोग वहां पे ब्रेकिंग मैग्नेट यूज करते थे। ये बात सबको पता होगी कि हम लोग एनर्जी मीटर को जब पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने एक यू शेप का, है ना, हमने एक यू शेप का वहां पे ब्रेकिंग मैग्नेट यूज किया था, और उस ब्रेकिंग मैग्नेट की स्पिंडल से जो डिस्टेंस होती है वही बताता कि कितना ब्रेक लग रहा है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, और बताया भी था कि जो आपका डिस्क है उसका रोटेशन डिफाइन मतलब डिपेंड करता है या प्रोपोर्शनल होता है, उसकी स्पीड किसकी प्रोपोर्शनल टू 1/r। और आर यहाँ पे क्या होता है, इस ब्रेकिंग मैग्नेट के एज से स्पिंडल की डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कहाँ पे, एनर्जी मीटर में। तो याद रखना, जो मैग्नेटिक ब्रेक होता है वो एनर्जी मीटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 to 200 वोल्ट वोल्ट मीटर। आपके पास एक वोल्ट मीटर है, उसकी एफएसडी वैल्यू आपको पता है, ठीक है, और उसका रेंज, सॉरी, उसकी सेंसिटिविटी आपको पता है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आपको पता है सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, S=R/V। आपको आर निकालना है, तो क्या करना है, सेंसिटिविटी में वोल्टेज रेंज का मल्टीप्लाई कर दो। तो सेंसिटिविटी आपको पता है, रेंज आपको पता है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सेंसिटिविटी कितना, 1K इंटू 200, तो कितना हो जाएगा, 200 किलो ओम। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। समझ में आया? 200 किलो ओम विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इनपुट क्वांटिटी टू मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम इज जनरली। हमारे पास जितने भी सिस्टम होते हैं, हमारे पास जितने भी सिस्टम होते हैं, उनका जो इनपुट क्वांटिटी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होता है? क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन आपके पास क्या है कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनके लिए जो मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, या समझते हैं इस क्वेश्चन को, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सिस्टम इज जनरली द इनपुट क्वांटिटी टू द मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, क्या होगा? बस उसी का प्लान है, बेसिक जो आप बोल रहे हो ना उसी का प्लान चल रहा है, वो करा दूंगा मैं। एक बार फिर से सोच लो भाई, अगर हमारे सभी इंस्ट्रूमेंट के लिए या मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के लिए इनपुट क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल होती, तो हम लोग ट्रांसड्यूसर क्यों बनाते? समझो इस चीज को। अगर हमारे लिए मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के लिए इनपुट क्वांटिटी अगर इलेक्ट्रिकल होती, तो हम लोग ट्रांसड्यूसर क्यों बनाते? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान में समझ में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आपका जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी उसको आप किसको मेजर कर सकते हो? सिर्फ करंट एंड वोल्टेज, है ना। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सिर्फ दो हो गई, कौन कौन सी? करंट एंड वोल्टेज। लेकिन नॉन इलेक्ट्रिक में क्या है? प्रेशर है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, स्पीड है ना। आपके पास ग्रेविटी है, आपके पास ह्यूमिडिटी है, आपके पास, है ना, कितनी सारी चीजें हैं, है ना। तो किसी भी सिस्टम के लिए जो इनपुट क्वांटिटी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होती है? आपकी नॉन इलेक्ट्रिक होती है। आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप इलेक्ट्रिकल टिक कर दोगे ना, तो इसका आंसर क्या होगा? नॉन इलेक्ट्रिक। थोड़ा सा चीजों को प्रॉपर तरीके से सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्केल यूज्ड फॉर मूविंग कॉइल मीटर इज, जो हमारा मूविंग कॉइल मीटर होता है उसकी स्केल कैसी होती है? मतलब पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की स्केल कैसी होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये होती है लीनियर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं या फिर लीनियर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ओम मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस इन एन इंडक्टर, द पॉइंटर इंडिकेट 0 ओम द इंडक्टर। क्वेश्चन क्या है? एक बार क्वेश्चन को देख लो, पढ़ लो। एक इंडक्टर है, ये इंडक्टर है, और इसके सामने आप लगा दिए क्या? ओम मीटर। और ये जो ओम मीटर है वो कितना रेजिस्टेंस रीड कर रहा है? 0 ओम, ठीक है। तो तो उससे आपका ओम मीटर अगर 0 ओम रीड कर रहा है तो वो इंडक्टर कैसा है? बताइए सभी लोग, क्या होगा? सभी लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा? आपके पास एक इंडक्टर है, वो उसमें अगर हमने एक ओम मीटर कनेक्ट किया है और वो 0 ओम रीड कर रहा है, इसका मतलब वो इंडक्टर अच्छा नहीं है। लो करता, लो वैल्यू रीड करता तो वो अच्छा माना जाता। लेकिन अगर वो 0 ओम रेजिस्टेंस रीड कर रहा है, दैट मीन्स वो इंडक्टर शॉर्ट है, ठीक है ना। वो कॉइल आपकी शॉर्ट है, वो इंडक्टर आपका यहाँ पे क्या? शॉर्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। समझ में आई बात सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन ऑफ। हमारा जो ईएसवी इंस्ट्रूमेंट होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है ना, किस चीज के वेरिएशन के प्रिंसिपल पे काम करता है? ऑप्शन ए, कैपेसिटेंस विद द करंट, मतलब डीसी अपॉन डी आई, इस पर डिपेंड करता है क्या? इंडक्टर विद द वोल्टेज डी आई अपॉन डी वी, सो डी एल अपॉन डी वी, ये होता है क्या? इंडक्टर विद द करेंट, मतलब डी एल अपॉन डी आई, या कैपेसिटेंस विद द वोल्टेज डीसी अपॉन डीवी। तो आपको बताना है इन चारों में से देख के कि हमारा किस पे डिपेंड करता है। हमारा जो ईएसवी का जो फॉर्मूला था ना, उसमें कौन सी चीज आपको देखने को मिलेगी? बताओ सभी लोग। ईएसवी इंस्ट्रूमेंट यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ द वेरिएशन, क्या होगा? सभी लोग बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अभिषेक बोल रहे हैं डी, प्रिंस बोल रहे हैं डी, असित बोल रहे हैं सी। एक काम करो ना, डायरेक्टली आप इसके टॉर्क का फॉर्मूला याद करो ना, कैपेसिटेंस विद द वोल्टेज। कैसे? आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए भैया, बस इतना। क्या होता फॉर्मूला? हाफ वी स्क्वेयर डी सी बाई डी थीटा। यहाँ पे कैपेसिटेंस भी आया और वोल्टेज भी आया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर डीसी मेजरमेंट। इन चारों में से किसका यूज हम डीसी मेजरमेंट के लिए नहीं करेंगे? इन चार मीटर है हमारे पास, इन चारों में से किसका यूज हम
डीसी मेजरमेंट के लिए नहीं करेंगे। ऑप्शन ए मूविंग आयरन वोल्टमीटर, ये डीसी के लिए भी होता है, एसी के लिए भी होता है। ऑप्शन बी वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर, जब मैं आपको ब्रिज पढ़ा रहा था और जब मैं आपको एसी ब्रिज पढ़ाया था और जब मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी आपकी लो होगी, तब जाके आप वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर यूज करते हो। दैट मीन्स ये आपका एसी मेजरमेंट के लिए होता है, दिस इज नॉट फॉर डीसी मेजरमेंट। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है ना, याद रखना भैया सभी लोग, मूविंग आयरन वोल्टमीटर, मूविंग आयरन वोल्टमीटर डीसी में भी होता है, एसी में भी होता है भैया। ऐसा क्यों बोले डीसी नहीं कर सकते उससे हम? क्या हम मूविंग आयरन से डीसी मीटर नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आई बात, है ना? तो इसका आंसर हमारा होगा वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर। इतनी जल्दी चीजों को जज नहीं करना है ना, चारों ऑप्शन पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इफ कनेक्टेड डायरेक्टली टू मेजर अल्टरनेटिंग करंट। अगर हम पीएमएमसी एमीटर को या इंस्ट्रूमेंट को एसी के लिए यूज कर लें, क्योंकि डीसी में यूज होता है ये, अगर एसी में रीड कर ले तो क्या होगा? ऑप्शन ए द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट एसी क्वांटिटी, गलत बात, ऐसा तो नहीं होगा, एसी रीड तो नहीं करेगा। जियो रीडिंग करेगा, हाफ ऑफ द स्केल, 3/2 ऑफ द स्केल, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर हमारा होगा क्या? बी, वो जीरो रीडिंग रीड करेगा। एक्चुअली में जीरो भी रीड नहीं करता है, एक्चुअली वो पॉइंटर ऑसिलेट करता है। ठीक है ना, मतलब जीरो पे वाइब्रेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन का ऑप्शन नहीं है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि वो जीरो रीडिंग रीड करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को एसी में यूज करते हो, एसी में अप्लाई करते हो, एसी रीडिंग लेते हो, तो वो जीरो पे वाइब्रेट करता है। क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन का ऑप्शन नहीं है, तो मैं जीरो रीडिंग यहाँ पे को आंसर को टिक कर दे रहा हूं। ठीक है ना, तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेगर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग। हमारा मेगर किस लिए यूज होता है? मेगर हमारा बहुत हाई रेजिस्टेंस मीट करने के लिए होता है। पहली बात तो मेगर वोल्टेज मेजर नहीं करता, ये वोल्टेज मेजर नहीं करता, तो ए और बी आंसर तो नहीं होगा। हाई रेजिस्टेंस रीड करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मेगर इज अ हैंड ड्रिवन जनरेटर, याद रखना, मेगर हमारा क्या होता है? हैंड ड्रिवन जनरेटर होता है मेगर में। हम मेगर में क्या यूज करते हैं? हैंड ड्रिवन जनरेटर, जिसकी वजह से ये पोर्टेबल होता है ना, इसी की वजह से आपका क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट पोर्टेबल भी होता है। ठीक है ना, ओके ओके। और ये क्या करता है आपका? वेरी हाई वैल्यू रीड करता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस रीड करने के लिए यूज होता है। बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस यूज रीड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेक्टेड वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज 100 वोल्ट। मतलब हम ऐसा एक्सपेक्ट करें कि 100 वोल्टेज होगा, लेकिन आया कितना? 97 वोल्ट। तो रिलेटिव एरर कितना होगा? तो रिलेटिव एरर होता है क्या आपका? AM माइनस AT अपॉन 80 इंटू 100। तो अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 97 माइनस 100 अपॉन 100, कितना आ जाएगा? 0.03। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको बी आंसर को टिक कर लेंगे। अब आप इसमें ऑब्जेक्शन मत लगाने जाना कि सर इसमें माइनस साइन मिसिंग है। अरे भाई, तो इतना चलता होता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोल दिया हो, है ना, तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है ना। ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके मत आना कि भाई इसमें हमारा जो आंसर टिक किया वो आंसर नहीं है तो हम टिक नहीं करेंगे। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन का थोड़ा सा पेशेंस लगाना है, सोचना है, समझना है कि हाँ भाई हमारा आंसर क्या होगा, बी ही माना जाएगा। ठीक है ना, भले वहां पे माइनस साइन मिसिंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईडी करंट डैम्पिंग द डिस्क एम्प्लॉयड शुड बी ऑफ। हमारा जो एडी करंट डैम्पिंग जहां पे भी हम लगाएंगे, कहीं पे भी लगाएंगे, तो डिस्क होती है वो कैसी होनी चाहिए? डिस्क आपकी कंडक्टिंग होनी चाहिए, तभी तो आपकी एडी करंट प्रोड्यूस होगी। जो आप डिस्क होती है, जो आपकी यहाँ पे क्या होती है? डिस्क, उसमें आपको एडी करंट क्या करना है? इंड्यूस करवाना है, मतलब वो कंडक्टिंग तो होना चाहिए, बट वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल चाहिए। यहाँ पे आप क्या लगाओगे? आप यहाँ पे लगा दोगे क्या? संट मैग्नेट भी लगाओगे, सीरीज मैग्नेट भी रहेगा, ब्रेकिंग मैग्नेट भी रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि, है ना, अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल हो तो अट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो ब्रेक तो किसी और तरह से लग जाएगा, एडी करंट डैम्पिंग नहीं लगेगी वहां पे, है ना। तो आपको याद रखना है, एडी करंट डैम्पिंग के लिए जो डिस्क हो ना, वो कंडक्टिंग तो हो, जैसे आपकी एडी करंट तो फ्लो हो जाए, लेकिन वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो कंडक्टिंग बट नॉन मैग्नेटिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार देख लो, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो हम एडी करंट डैम्पिंग चक्कर भी लगाएंगे, तो हमारा जो डिस्क है वो कंडक्टिंग हो बट नॉन मैग्नेटिक, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डी आर्सनवल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड अपॉन। देखो मैं बता दूं, डी आर्सनवल गैल्वेनोमीटर कोई नया एमीटर नहीं है, ये आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ही है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है ना, एक चीज मैं आपको बता दूं, पीएमएमसी में बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि सर इसका मैग्नेटिक होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। ये मैंने लोगों को बहुत बार बताया है कि इसका आंसर क्या होगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफरेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इज। जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें कौन कौन से टॉर्क होते हैं, तो हमको पता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क होगा और डैम्पिंग टॉर्क होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन एमीटर टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वोल्टमीटर। अगर आपको वोल्ट मीटर की जगह एमीटर लगाना हो, वी मस्ट कनेक्ट विथ एमीटर इज। क्वेश्चन क्या है, अगर आपको अपने एमीटर के जगह पे, सॉरी, अगर आपको जहां पे आपका वोल्ट मीटर लगा है उस वोल्ट मीटर को हटा के एमीटर लगाना है, उस वोल्ट मीटर को हटा के एमीटर लगाना है और वो एमीटर डैमेज ना हो, वो एमीटर आपका डैमेज ना हो, तो आपको क्या करना होगा। आपको पता है एमीटर डैमेज क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लो रेजिस्टेंस। तो अगर आप उसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे तो डैमेज नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर ऐसा कोई बोल रहा है आपको कि भाई आप वोल्ट मीटर की जगह पे एमीटर कनेक्ट करो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एमीटर के सीरीज में आप क्या लगा दोगे वहां पे हाई रेजिस्टेंस, तो वो आपका डैमेज नहीं होगा। वो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज के क्लास के 3 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इनको भी देख लीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल वोल्टमीटर हैव इंटरनल इंपीडेंस रिस्पेक्टिवली। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल वोल्टमीटर, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आइडियल वोल्टेज सोर्स मैंने नेटवर्क में पढ़ाया है, आइडियल वोल्टमीटर मैंने मेजर में पढ़ाया है। तो ये क्वेश्चन दोनों को कॉम्बिनेशन करके पूछा, शायद बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स का होता है 0 और आइडियल वोल्टमीटर का होता है इन्फिनिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो बी, 0 एंड इन्फिनाइट। जो आपका आइडियल वोल्टमीटर है ना, उसका कितना होगा, वोल्टमीटर का इन्फिनाइट होगा और वोल्टेज सोर्स का होगा 0। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रू आरएमएस रिस्पॉन्डिंग वोल्ट मीटर सेंस। देखो मैंने आपको जब आपको मेजरमेंट पढ़ाया था तो मैंने बताया था आपको चीज कि जब टॉर्क जो टीडी होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जब ये कभी भी वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाए या फिर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाए, तब जाके वो इंस्ट्रूमेंट आपका आरएमएस वैल्यू रीड करता है। तो पढ़ लो ऑप्शन यहाँ पे, द आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, गलत बात। द स्क्वायर ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, देखो भाई स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ट्रू आरएमएस रिस्पॉन्डिंग मीटर होता है वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन ए टॉर्क टू वेट रेशियो शुड बी हाई, टॉर्क टू वेट रेशियो शुड बी लो, इट शुड बी लाइटली डैम्ड, कंट्रोलिंग टॉर्क मस्ट बी रिड्यूस्ड। करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर आपको अपने इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है तो टॉर्क टू वेट रेशियो का ज्यादा होना बहुत जरूरी है। ये मैं आज नहीं बता रहा हूं, इनको मैंने 4-5-6 क्वेश्चन के थ्रू करके बताया है ना। मैंने डेरिवेशन कराया है, क्वेश्चन सॉल्व कराया है, उससे तो प्रूव किया है कि अगर आपके इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा होगा तो उससे आपका सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होगा, लोडिंग इफेक्ट कम होगी और एक्यूरेसी आपकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये अभी आपका 30 मिनट्स हुए हैं, 30 मिनट्स में मैंने 30 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर दिए। 30 मिनट 30 क्वेश्चन, उनमें मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया। अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करता तो इन्हीं क्वेश्चन को आप 10 से 15 मिनट सॉल्व कर सकते थे। और आपका जो जूनियर जैसा जो एग्जामिनेशन है वो टियर 1 ऐसा ही कुछ एग्जामिनेशन आने वाला है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होंगे, तो आपको उनको अच्छे से हिट करना है। ठीक है ना, तो चलो भाई आज की क्लास के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। आपका व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए ओपन है, जो भी आपके डाउट्स हो आप वहां पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, इवन आपका जो ऐप में जो आपका चैट सेक्शन है आप वहां पे भी अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, गुड डे।